हमने विनिवेश में 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है। Government financial reforms. सरकारी वित्तीय सुधार। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम TSA के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकाय अपने वास्तविक खर्च के समय सरकार के खाते से अपना फंड सीधे निकाल सकते हैं। इससे ब्याज के रूप में आने वाली बचत लागत बच जाती है। हम 2021-22 से इस TSA सिस्टम को सर्वसुलभ रूप से लागू करने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हमने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने और इनकी संख्या को कम करने का विस्तृत कार्य किया है। इससे इनके परिव्यय को समेकित किया जा सकेगा और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और उनको हर तरह की सहायता देगी। सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक सरल बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव उनके लिए एक अलग से प्रशासनिक संरचना स्थापित करने का है। आकांक्षी भारत का समग्र विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्तंभ के नीचे हम कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, कृषक कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों और वित्तीय समावेशन को कवर करने वाले हैं। कृषि। सरकार किसानों को कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। MSP की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रकार की जिंसों के मामले में उत्पादन लागत का 1.5 गुना कीमत मिल सके। खरीद का कार्य भी अब तेजी से जारी है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े मैंने दी है वो सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि 62,802 करोड़ रुपए थी और 2020-21 में स्थिति और भी अच्छी हुई तथा किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात, गेहूं उत्पादन करने वाले उन किसानों की संख्या जिनको इनका लाभ मिला है 19-20 में के वो 43.36 लाख तक पहुंच गई है, जो 1920 में 35.57 लाख थी। जहां तक धान की बात है तो 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपए हो गई थी। यहाँ तक कि 2020-21 में स्थिति और भी बेहतर हुई और इस अवधि में यह 2020-21 में यह स्थिति और भी बेहतर हुई
और भी बेहतर हुई और इस अवधि में ये खरीद जारी है, इसलिए मैं अंतिम आंकड़े नहीं दे सकती हूँ। इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इसका लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या जो 2019-20 में 1.24 करोड़ थी, वह बढ़कर 2020-21 में 1.54 करोड़ हो गई है। इसी तरह दालों के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय 2013-14 में 236 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यह राशि बढ़कर 2019-20 में 8,285 करोड़ रुपए हो गई थी और अब 2020-21 में यह राशि 10,530 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि 2013-14 की तुलना में 40 गुना अधिक है। कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि 2013-14 के 90 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 27 जनवरी 2021 को 25,974 करोड़ रुपए हो गई है। इसका जो ब्यौरा है, मैं जो आंकड़े आपको दे रही है वो 27 जनवरी 2021 के आंकड़े हैं और इसका 90 करोड़ रुपए जो 2013-14 में थे उसे 25,974 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका ब्यौरा अनुबंध 4 में दिया गया है। इस वर्ष के शुरू में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। अब तक 1,241 गांवों के लगभग 1,80,000 संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए गए हैं। अब मेरा प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने का है। अपने किसानों को पर्याप्त ऋण सुलभ कराने के लिए हमने वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया है। हमारा ध्यान जो होगा वो पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी के क्षेत्र में और अधिक ऋण सुलभ कराने पर हो। हम ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आवंटन को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर रहे हैं। नाबार्ड के अंतर्गत जो 5,000 करोड़ रुपए से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया, मेरा प्रस्ताव इसमें 5,000 करोड़ रुपए और डालकर इसको दोगुना करने का है। कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, जो कि इस समय केवल टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, के दायरे को बढ़ाकर इसमें जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। ENAM के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और 1.14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार मूल्य हासिल हुआ है। ENAM जो है से कृषि बाजार में जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा दिखने में आई है, उसको ध्यान में रखते हुए 1,000 और मंडियों को ENAM के अंतर्गत लाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ APMC कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे। मत्स्यिकी, मैं इसमें प्रस्ताव करती हूं कि हम आधुनिक मत्स्यिकी बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर के विकास में पर्याप्त निवेश के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। शुरू में 5 मत्स्य बंदरगाहों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट का आर्थिक क्रियाकलापों के हब्स के रूप में विकास किया जाएगा। हम नदियों और जलमार्गों के किनारे स्थित अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग
सेंटर का भी विकास करेंगे। सीवीड फार्मिंग एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसमें तटीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकेगा और अतिरिक्त आय पैदा की जा सकेगी। सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। प्रवासी श्रमिक और मजदूर, हमने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और जहां वह हैं वहां अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, जबकि उनका परिवार अपने मूल स्थान पर अपना बाकी राशन ले सकता है। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है, जिसमें लगभग 69 करोड़ लाभार्थी आते हैं, जो कि कवर किए गए हैं। कुल लाभार्थियों को 86